नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2021 की, जिसमें फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स वर्ष 2020 के सभी 12 अंक जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह के डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स के वीडियो, अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य हमें दें। चलिए आज का हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स आकलन 2020 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं एंजेला मर्केल, क्रिस्टीन लगार्ड, कमला हैरिस और मेलिंडा गेट्स। तो दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स सूची जारी की गई 2020 में, जिसमें विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला चुना गया है एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल जर्मन चांसलर हैं एंजेला मर्केल। लगातार 4 बार से जर्मन चांसलर चुनी जा रही हैं एंजेला मर्केल, और लगातार 10 साल से लगातार फोर्ब्स सूची में पहले स्थान पर बनी हुई है एंजेला मर्केल। जर्मनी की है ये, तो इसका सही उत्तर है एंजेला मर्केल। दूसरे स्थान पर रखा गया है क्रिस्टीन लोगार्ड को। पूर्व IMF प्रेसिडेंट रही हैं और वर्तमान में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं क्रिस्टीन लोगार्ड। कमला हैरिस को तीसरे स्थान पर रखा गया है, और कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और इन्हें हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुना गया है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई है कमला हैरिस। जबकि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की चेयरपर्सन है मेलिंडा गेट्स, और इन्हें 5वां स्थान दिया गया। पहले स्थान पे है एंजेला मर्केल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्ब्स आकलन 2020 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? फोर्ब्स सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को टॉप 100 में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार-शॉ और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, टॉप 100 में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। पहले स्थान पर है निर्मला सीतारमण, इन्हें 41वें स्थान पर रखा गया है, 41वें स्थान पर रखा गया है। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं निर्मला सीतारमण। रोशनी नडार मल्होत्रा HCL की चेयरपर्सन है वर्तमान में, और इन्हें 55वें स्थान पर रखा गया है। जबकि किरण मजूमदार-शॉ ये बायोटेक कंपनी बायोकॉन की चेयरपर्सन है और इन्हें 68वें स्थान पर रखा गया। यानी 100 महिलाओं की सूची में इन 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी स्टेट्स ऑफ लियोपर्ड्स इन इंडिया 2018 में सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में है? तेंदुओं की स्थिति, भारत में तेंदुओं की स्थिति नामक रिपोर्ट जारी हुई है, और सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में है? तो दोस्तों, हाल ही में स्टेट्स ऑफ लियोपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट से जारी की पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, और इसमें ऐसा बताया गया है कि सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश में कुल तेंदुओं की संख्या है 3421। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, 1783 तेंदुए इस राज्य में है। तीसरे स्थान पर है कर्नाटक, महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर है तमिलनाडु। दोस्तों, इसी तरह वर्ष 2019 में एक रिपोर्ट आई थी स्टेट्स ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, भारत में बाघों की संख्या। तो बाघों की संख्या के मामले में पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश, और दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। मतलब दोनों राज्य टॉप पे बने हुए, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, तेंदुओं की स्थिति के मामले में और बाघ की स्थिति के मामले में। उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि भारत में कुल बाघों की संख्या है 2967, और मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या है 526, और कर्नाटक में है 524। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वर्तमान में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर के रूप में कार्य कर रही हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, सांची के बौद्ध स्तूप तथा भीमबेटका की गुफाएं, इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध नेशनल पार्क है कान्हा किसली, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश दोस्तों ट्राइबल स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, जनजातीय राज्य के रूप में। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, बैगा, सहारिया तथा भारिया जैसी जनजातियों के निवास स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वदेशी निर्मित युद्धपोत हिमगिरी का जलावतरण किया गया है। इसका निर्माण किस शिपयार्ड कंपनी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन
बिल्डर्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और माझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। तो दोस्तों हिमगिरी ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है पोत है, युद्ध पोत है, और इसका निर्माण किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और ये स्थित है दोस्तों भारत सरकार कंपनी है कोलकाता में। दोस्तों आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 17 ने P17A के तहत कुल इस तरह के 7 युद्ध पोतों का निर्माण होना है, जिसमें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता को 3 युद्ध पोत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त 4 युद्ध पोत बनाएगा मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बॉम्बे में जो है। तो कुल मिला के 7 युद्ध पोत बनाए जाने हैं, और हाल ही में जो इसका जलावतरण किया गया है हिमगिरी, इसका निर्माण किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस प्रक्षेपण यान से संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया है? तो हाल ही में इसरो ने अपनी अंतरिक्ष की 52वीं उड़ान भरी, और यह इसरो की 52वीं उड़ान थी, और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C50 के जरिए संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया गया। इसके पिछली उड़ान जो थी इसरो की PSLV C49 के जरिए इसरो ने EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया था। पृथ्वी सर्वेक्षण सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C49 के जरिए, और हाल ही में CMS-01 का प्रक्षेपण किया गया है PSLV C50 के जरिए। इसरो की बात कर लें दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान की कार्य करने वाली शीर्ष संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में, और के सिवान वर्तमान में इसके प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन दिए गए हैं लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना प्रारंभ की गई है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। दोस्तों यह आयुष्मान भारत योजना का विस्तारित रूप है। इसका लाभ जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को दिया जाएगा। 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत में जो भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित अस्पतालों में है स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में महत्वाकांक्षी योजना थी, और भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना थी, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से PMJAY, और देश के 10 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। लगभग 50 करोड़ लोगों तक ये स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकेगा, और 5 लाख तक स्वास्थ्य लाभ की छूट रहेगी कुछ भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित अस्पतालों में। तो ये आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना प्रारंभ की गई जम्मू कश्मीर राज्य में। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात कर लें दोस्तों, तो भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक अधिसूचना के द्वारा जम्मू कश्मीर जो एक राज्य होता था उसे एक स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे आर्टिकल 370 के जरिए। उन सभी को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शन दिए गए हैं चौथे, 5वीं, 6ठी और 7वीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण पेरिस जलवायु समझौता किया गया था वर्ष 2015 में। COP21 के नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 21। यह ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता था, किया गया था पेरिस समिट वर्ष 2015 में। दोस्तों दुनिया के 196 देशों ने इसे स्वीकार किया था, लेकिन चर्चा में रहा वर्ष 2017 में, जब अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से हटने की घोषणा कर दी। पेरिस जलवायु समझौते से हटने की घोषणा की थी अमेरिका ने, और वर्ष 2020 में पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना यह है कि नए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के श्री जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अब अमेरिका पुनः सदस्य बन जाएगा पुनः पार्टी बन जाएगा पेरिस जलवायु समझौते का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने हेतु समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं सूडान, मोरक्को, बहरीन और उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में शांति बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए हैं सूडान से, मोरक्को से, बहरीन से, इसके अतिरिक्त यूएई के साथ भी महत्वपूर्ण शांति समझौता किया है इजराइल में। और इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी। इजराइल की बात करें तो इजराइल मध्य एशिया में स्थित देश है, इसकी राजधानी है जेरूसलम और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू। सूडान की बात करें तो सूडान की राजधानी है खार्टूम, मोरक्को की राजधानी है रबात, बहरीन की राजधानी है मनामा। आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 बाबा हाँ गया। हाल ही में किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ान के लिए चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सावना पंड्या, सुनीता विलियम्स, राजाचारी और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नासा ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भारतीय मूल के राजाचारी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए स्पेस एक्स की उड़ान के लिए चुना गया है राजाचारी को। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। नासा की बात कर ले, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, स्थापित हुई थी वर्ष 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। दोस्तों सावना पंड्या ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, नासा के लिए कार्य करती हैं। सुनीता विलियम्स ये भी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं और नासा भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किन देशों में भारतीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनिक रिपब्लिक और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने राजनयिक संबंधों को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश में बढ़ोतरी हेतु एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनिक रिपब्लिक इन सभी देशों में भारतीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एस्टोनिया की बात करें तो यूरोप में स्थित देश है, टैलिन इसकी राजधानी है। पराग्वे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित देश है पराग्वे और इसकी राजधानी है असनसियान। और डोमिनिक रिपब्लिक ये कैरिबियाई देश है और इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित तौर पर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। तो दोस्तों इस सूची में भारत का स्थान रहा 131वां, इसको याद कर लें 131वें स्थान पे है भारत। कुल देश थे दोस्तों इस सूची में 189 देश थे। पहले स्थान पे है नॉर्वे, यूरोपीय देश नॉर्वे, पिछले वर्ष भी यही था पहले टॉप पे। और 189वें स्थान पे है अफ्रीकी देश नाइजर। दोस्तों 2019 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 129वां।
दोस्तों तीन महत्वपूर्ण पिलर्स पर यह रिपोर्ट जारी होती है और यह रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रतिवर्ष जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और 3 महत्वपूर्ण आधारों पर आधारित होती है, जिसमें चर्चा की जाती है हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इन मेजर्स पे यह रिपोर्ट आकलित की जाती है और दोस्तों इसमें 0 से लेके 1 तक अंक प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष भारत को अंक दिए गए हैं 0.645, ये अंक प्रदान किए गए हैं। दोस्तों इन मार्क्स को अलग कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं लेस देन 0.550, 0.550 से अगर कम अंक आते हैं तो उसे लो एचडीआई का दर्जा दिया जाता है। 0.55 से 0.7 तक मध्यम एचडीआई, मीडियम एचडीआई, 0.7 से 0.8 तक हाई और 0.8 से ऊपर वेरी हाई एचडीआई का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 131। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत को कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत यूएनएससी का सदस्य चुना गया है। अस्थायी तौर पर अस्थायी सदस्य चुना गया है भारत को और ऐसा 8वीं बार हुआ है। 8वीं बार भारत को यूएनएससी का सदस्य चुना गया है। दोस्तों 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। आपको बता दें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशंस की अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है यूएनएससी। इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, टेम्परेरी। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से दोस्तों? अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 परमानेंट सदस्य और प्रत्येक 2 वर्ष पर 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं और भारत को 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य चुना गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्णतः जैविक कृषि वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख और चंडीगढ़। तो दोस्तों के लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश को पूर्णतः जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य है, पहला राज्य है सिक्किम। सिक्किम पहला राज्य है और पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लक्षद्वीप। दोस्तों भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वर्तमान में 8। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों भारत की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसका परिचालन किया जा रहा है दिल्ली में। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। 31 किलोमीटर रूट पर यह चलाई जाएगी चालक रहित मेट्रो रेल। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली की बात करें, एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल और श्री अनिल बैजल दिल्ली राज्य के उपराज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं दावोस, सिंगापुर, बर्लिन और जिनेवा। तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती थी स्विट्जरलैंड के दावोस में, परंतु इस बार परिवर्तन किया गया है कोविड-19 को लेकर और वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष दावोस में जनवरी फरवरी में होती थी, जैन और फरवरी के महीने में होती थी। इस बार मई जून में इसका आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लें दोस्तों, यह 51वीं बैठक होगी। WEF की 51वीं बैठक होगी और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है वैश्विक व्यापार तथा शांति को बढ़ावा देने की दिशा में और इस जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल महानिदेशक चुना गया? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर आनंद महेश्वरी, राजेश रंजन, राकेश अस्थाना और सुबोध कुमार जायसवाल। दोस्तों हाल ही में नए DG बनाए गए, डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं CISF के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के। भारत की महत्वपूर्ण पैरामिलिट्री फोर्स है CISF। सुबोध कुमार जायसवाल और इन्होंने स्थान ले लिया है राजेश रंजन का। पहले इसके DG हुआ करते थे राजेश रंजन, अब
उनके रिटायरमेंट के बाद सुबोध कुमार जायसवाल को नया महानिदेशक बनाया गया। डॉक्टर आनंद माहेश्वरी ये सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। राकेश अस्थाना बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीआईएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है ये सभी। और सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1969 में, 1969 में। सीआरपीएफ की बात करें तो वर्ष 1939 में इसकी स्थापना हुई। और बीएसएफ की बात हुई, स्थापना हुई वर्ष 1965 में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पैरामिलिट्री फोर्स है आईटीबीपी, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और एसएस देसवाल वर्तमान में आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एमपी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस चुना गया है? दोस्तों हाल ही में 4 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश परिवर्तित किए गए, उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें, एमपी हाई कोर्ट स्थित है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और नए न्यायमूर्ति बनाए गए हैं, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। पहले यह ओडिशा राज्य का जो हाई कोर्ट है वहां के मुख्य न्यायाधीश थे, अब इन्हें मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान इन्हें उत्तराखंड हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में है, उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी को सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि न्यायमूर्ति अशोक कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अब तक 25 हाई कोर्ट स्थित हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन तथा सीईओ नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1905 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके पहले वीके यादव कार्य कर रहे थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में, परंतु अब इनका स्थान ले लिया है सुनीत शर्मा ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाल लिया। और पहले सीईओ भी बना दिए गए हैं सुनीत शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बना दिए गए हैं सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के। राजीव बंसल वर्तमान में एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजकमल झा, राणा दासगुप्ता, अमिताभ घोष या कबीर दास। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2018 में और इसके लिए $5000 की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार दिया गया है राजकमल झा को। इनका उपन्यास है द सिटी एंड द सी। ये इनका उपन्यास है। निर्भया कांड पर आधारित उपन्यास है द सिटी एंड द सी। इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है राजकमल झा को। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था राणा दास गुप्ता को। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। अमेरिका के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान प्रदान किया गया है। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले भारतीय नहीं है, ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। इसके अतिरिक्त भारत की तरफ से पहली बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 1950 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को पहली बार लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान है। दूसरी बार वर्ष 1955 में जनरल सत्यवंत श्री नागेश को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका में अभी चर्चा रही, अमेरिका में चुनाव हुए, प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए और राष्ट्रपति बने यहाँ पे जो बाइडेन। जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने गए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, और उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं, और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनाई गई हैं कमला हैरिस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट की घोषणा की है मुंडो डुप्लेंटिस, जो कि स्वीडन के एथलेटिक्स हैं, पोल वॉल्टर हैं, एथलीट हैं, और युगलिना रोजास ये वेनेजुएला की हैं, वेनेजुएला की महिला एथलीट हैं। इन दोनों को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। वर्ल्ड एथलेटिक्स एक नियामक संस्था है, पहले इसका नाम होता था इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन, IAAF। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मोनाको, हेडक्वार्टर है मोनाको में, और स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में। सेबेस्टियन को वर्तमान में इसके वर्ल्ड एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक खेलों की सबसे सर्वोच्च नियामक संस्था है IAAF। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने यदि चैनल को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को जरूर दबा दें तथा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। हाल ही में किसे फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है? फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, लूसी ब्रॉन्ज, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फीफा ने वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, मेल, और फीमेल में यह महिला खिलाड़ी में चुना गया है, महिला फुटबॉलर चुनी गई है लूसी ब्रॉन्ज। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। लूसी ब्रॉन्ज ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं। इन दोनों को फीफा ने वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है। दोस्तों फीफा क्या है? फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है फीफा। फीफा की बात करें, स्थापना हुई वर्ष 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं जो बाइडेन, कमला हैरिस, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट चुने गए जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई कमला हैरिस, और इन दोनों को टाइम पत्रिका का वर्ष 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन सी है, ए तथा बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसे टाइम पत्रिका के पहले किड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन दिए गए ग्रेटा थनबर्ग, गीतांजलि राव, मलाला यूसुफजई, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों टाइम पत्रिका के पहले किड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है गीतांजलि राव। यह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और 15 वर्षीय यंग साइंटिस्ट हैं, यूथ साइंटिस्ट हैं, और अमेरिका का टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड की विनर भी रह चुकी हैं गीतांजलि राव। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और इन्हें टाइम पत्रिका के पहले किड ऑफ द ईयर से चुना गया है। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की हैं और जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं, और इन्हें वर्ष 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं और सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया वर्ष 2014 में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित गोल्डन फुट पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं लुका मॉड्रिक, डेविड बेकहम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी।
तो दोस्तों वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित गोल्डन फुट प्राइज प्रदान किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन फुट प्राइज प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार प्रदान किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार प्रदान किया गया था क्रोएशिया के फुटबॉल खिलाड़ी लुका मॉड्रिक को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीबीसी खेल पुरस्कार 2020 में किसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं बेन स्टोक्स, लुइस हैमिल्टन, एंडी मरे और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में बीबीसी खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें वर्ष 2020 के लिए स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया F1 रेसर, फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं लुइस हैमिल्टन, इंग्लैंड देश के हैं और इनकी मर्सिडीज के लिए ये F1 रेसिंग करते हैं, मर्सिडीज के लिए। और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर और एंडी मरे ये टेनिस प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, स्टीव स्मिथ और राशिद खान। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दशक के डिकेड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है विराट कोहली को बेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द पास्ट 10 ईयर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें बेस्ट ओडीआई पिछले 10 वर्षों में वनडे क्रिकेट का भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया विराट कोहली को, जबकि टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया गया ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को। टेस्ट लास्ट 10 वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कार दिया गया स्टीव स्मिथ को, जबकि टी20 के लिए यह पुरस्कार दिया गया अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान को। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, जबकि आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया विराट कोहली को, भारतीय कप्तान विराट कोहली को। आईसीसी की बात कर लें दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री मनु साहनी। आगे बढ़ते हैं। महिला क्रिकेटर एलिसे पेरी को आईसीसी के किस पुरस्कार से नवाजा गया? ऑप्शन दिए गए हैं दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, दशक की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर, दशक की सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर। तो दोस्तों एलिसे पेरी ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया देश की हैं और इन्हें आईसीसी के द्वारा दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, दशक की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर और दशक के सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर, तीनों खिताब एलिसे पेरी को दिए गए। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन हो गया? ऑप्शन दिए गए हैं असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हाल में मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा जी का निधन हो गया। यह वर्ष 1985 से लेकर 88 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया और हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। मध्य प्रदेश में सांची के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं तथा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। मध्य प्रदेश को जनजाति राज्य के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में भील, बैगा, गोंड, सहारिया, भारिया जैसी जनजातियों के निवास स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रुद्रम नरसिम्हा का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन दिए गए हैं संगीत, पत्रकारिता, राजनीति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों जाने माने साइंटिस्ट थे रुद्रम नरसिम्हा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से इनका संबंध था और हाल ही में इनका निधन हो गया। जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, स्पेस साइंटिस्ट थे रोदम नरसिन्हा। लंबे समय तक इसरो से जुड़े रहे और हाल ही में इनका निधन हो गया। इसरो क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में कार्य करने वाली शीर्ष संस्था है इसरो। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं के सिवान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार अस्ताप देबू का निधन हो गया है। उनका संबंध किस विधा से? ऑप्शन दिए गए हैं, गायन, वादन, नृत्य। तो दोस्तों हाल ही में अस्ताप देबू का निधन हो गया। वो जाने माने नृत्य कलाकार थे अस्ताप देबू। वह नृत्य में कथक तथा कथकली से जुड़े हुए थे। 1995 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किए गए। वर्ष 2007 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। यानी इनका संबंध हुआ ऑप्शन सी, नृत्य कलाकार थे अस्ताप देबू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। वर्ष 1988 से एड्स के प्रति जागरूकता अभियान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया और वर्ष 2020 के लिए जो थीम रखी गई, विषय वस्तु थी एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट। ये वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु रखी गई थी, थीम रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था। 10 दिसंबर, ये डेट याद कर लीजिए दोस्तों, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शन दिए गए हैं 10 दिसंबर, 17 दिसंबर, 20 दिसंबर और 22 दिसंबर। दोस्तों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। दोस्तों जाने माने गणितज्ञ, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2012 से। 2012 से प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है योर बेस्ट डे इज टुडे। यह पुस्तक लिखी गई है अभिनेता अनुपम खेर के द्वारा। अनुपम खेर जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में सोनू सूद के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, आई एम नो मसीहा। ये याद कर लें, ये पुस्तक लिखी गई है सोनू सूद के द्वारा। जबकि अभिनेता सोनू सूद के द्वारा योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर जी के द्वारा। और हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। यह पुस्तक लिखी गई है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोन्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012-17 पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 17 और यह पुस्तक लिखी गई थी पूर्व भारतीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। प्रणब मुखर्जी जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012-2017। दोस्तों प्रणब मुखर्जी जी की बात कर लेते हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वर्ष 2020 में इनका निधन हो गया। पूर्व
राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा चुका है वर्ष 2019 में। भारत रत्न से सम्मानित है प्रणब मुखर्जी वर्ष 2019 में। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं। द कोएलिशन ईयर, ये भी पुस्तक प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं, विभिन्न एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चेंजिंग इंडिया महत्वपूर्ण पुस्तक है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन फॉर द नेशन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। इनकी पुस्तकों पर भी नजर डाल लेते हैं। इनकी पुस्तक है ज्योतिपुंज, महत्वपूर्ण पुस्तक है ज्योतिपुंज। ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर्स, मोदीनामा जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं श्री नरेंद्र मोदी जी की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना का शताब्दी दिवस मनाया गया, शताब्दी वर्ष मनाया गया है। इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में की गई थी वर्ष 1921 में। और इस वर्ष 100 शताब्दी दिवस मनाया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय का। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। और बता दें दोस्तों, इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपको बता दें कि एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के नोबेल से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए। चेतन शर्मा, सुनील जोशी, सौरव गांगुली, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा को। सौरव गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और वर्तमान में BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, BCCI के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं सौरव गांगुली। आगे बढ़ें। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग्स में भारतीय टीम का स्थान है, भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान है। तो दोस्तों, वर्ष 2020 के अंत में फीफा रैंकिंग्स जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर है बेल्जियम की टीम, पहले स्थान पर है बेल्जियम, जबकि भारतीय टीम 104वें पायदान पे है। फीफा क्या है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है फीफा। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2020 के अंत में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा हॉकी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर है बेल्जियम की टीम, फर्स्ट प्लेस पे है बेल्जियम की टीम हॉकी में भी। और भारतीय टीम को स्थान दिया गया है चौथे स्थान पर है भारतीय टीम मेंस में, जबकि विमेंस में भारतीय टीम को स्थान दिया गया है 9वां। पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड और चौथे स्थान पर है भारत। दोस्तों, FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। और वर्तमान में FIH, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री नरेंद्र बत्रा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए बचाव एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन दिए गए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है तेलंगाना राज्य में। बंदरों के लिए बचाव एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है तेलंगाना राज्य सरकार ने। दोस्तों, तेलंगाना पर नजर डालें। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना वर्ष 2014 में। 2014 में एक अलग राज्य बना तेलंगाना। तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री के चंद्रशेखर राव।
मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तेलंगाना के। टी सौंदरराजन वर्तमान में तेलंगाना की राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं। तेलंगाना में मृगवानी, महावीर, हरिना वनस्थली जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आप प्रतियोगिता दर्पण के पिछले अंक भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? दोस्तों, हाल ही में जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत और किस देश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन पुनः प्रारंभ की गई है। दोस्तों, वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद यह रेल लाइन बंद कर दी गई थी और अभी पुनः भारत सरकार ने चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई और यह है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और श्रीमती शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 7, 8, 9 और 10। तो दोस्तों, हाल ही में मुक्केबाजी विश्व कप का आयोजन किया गया जर्मनी के कोलोन में आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय टीम ने कुल 9 पदक जीते हैं। 9 में 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक देते। इन सभी को मिलाकर हुए 9 और भारतीय टीम का स्थान रहा है पदक तालिका में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम रही विश्व कप मुक्केबाजी विश्व कप में। गोल्ड पाने वाले खिलाड़ी हैं अमित पंघाल, सिमरनजीत कौर और मनीषा मौन। इन सभी ने गोल्ड मेडल जीता मुक्केबाजी विश्व कप जो कोलोन में आयोजित किया गया और टोटल पदक भारत के हो गए 9। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहां पे किया गया? ऑप्शन दिए गए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर। भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा और इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। यूनाइटेड स्टेट्स और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। पहले अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रशिया है और अब भारत बन गया है HWT परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला देश। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों, हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 में आयोजित होंगे हरियाणा के पंचकुला में आयोजन होना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 21 और खेल मंत्रालय ने 4 नए खेलों को इस यूथ गेम्स में शामिल होने को मंजूरी दे दी। ये गेम है गटका, कलारी पट्टू, मलखम तथा थांगता। ये सभी भारतीय देशज गेम है और इन गेमों को शामिल किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स की बात करते हैं दोस्तों, भारत में खेलों को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों की नई प्रतिभा तराशने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की गई और पहली बार इन खेलों का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, दूसरी बार आयोजित किया गया पुणे में और लास्ट ईयर 2020 में तीसरी बार जो आयोजित किए गए थे असम के गुवाहाटी में। और आने वाले जो हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, वर्ष 2021 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा। भारत के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? ऑप्शन दिए गए अमेरिका, चीन, रूस और जापान। दोस्तों, हाल ही में चीन के द्वारा विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया और इसका नाम रखा गया है फास्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ये नाम रखा गया है
विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है और ये इसका निर्माण किया गया है चाइना के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस देश की स्पेस फोर्स ने अपने जवानों का नाम गार्जियंस दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस। तो दोस्तों अमेरिका ने अपने स्पेस फोर्स जो अंतरिक्ष सेना बनाई है, अमेरिका ने अंतरिक्ष सेना के जवानों का नाम गार्जियंस दिया है अमेरिका ने। अमेरिका में हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जिसमें जो बाइडन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यह भारतीय मूल की हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और यह 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ष 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे 9 जनवरी को, तब इसी दिवस को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। आगे बढ़ते हैं। किस देश का चैंग-ई-5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा? तो चाइना के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था चैंग-ई-5 चंद्रयान और यह वहां के सैंपल पत्थर और मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। और ऐसा करने वाला चैंग-ई तीसरा मिशन है जो वहां से सैंपल लेकर आया है। पहला अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था अपोलो मिशन और दूसरा है लूना जो यूएसएसआर के द्वारा प्रक्षेपित किया गया लूना। और अब चाइना का ये मून मिशन है जो सक्सेसफुली वहां से सैंपल लेकर लौटा है। इसका नाम रखा गया है चैंग-ई-5। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के नागरिक को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। WHO फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल सोनी को। डॉक्टर अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। सबसे पहले WHO की बात करते हैं दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन की स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है WHO। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं महानिदेशक हैं टेड्रोस एधेनॉम यूथोपिया के हैं और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाल ही में वर्ष 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन को भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, चेयरमैन नियुक्त किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन को। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन इन्हें अमेरिका का थिंक टैंक है NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन। इन्हें NSF का चेयरमैन नियुक्त किया गया है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को और ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और हाल ही में WHO फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है डॉक्टर अनिल सोनी को। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों आप प्रतियोगिता दर्पण के पिछले अंक भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।